Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। तो दोस्तों, आप सभी को क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के इस चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ISO 9001 2015 का क्लास नंबर हम 4.1 और 4.2 पे बात करेंगे। इसके पहले हमने ISO 9001 2015 पे टोटल क्लाउस पे एक लंबा सा वीडियो हमने बनाया जिसमें सभी क्लाउस को समझाने की कोशिश किया है, और इस वीडियो में हमने सब क्लाउस 4.1 और 4.2 जो कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 10 क्लाउसेस होते हैं, जिसमें 1 से लेकर 3 तक जो है वह स्कोप, नॉर्मेटिव, रेफरेंस, टर्म्स एंड डिफिनेशंस होते हैं, और 4 से लेके 10 तक जो मेन क्लाउसेस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और स्पेशली हम बात करेंगे 4 नंबर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का 4 जो है सब क्लाउस होते हैं। 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स and expectation of interested party, 4.3 determining the scope of quality management system, and 4.4 है quality management system and its process। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है तो कुछ एक मकसद होता है, कुछ उसका पर्पस होता है। तो जब हम उस मकसद और पर्पस को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो कुछ फैक्टर्स निकल के आते हैं जो उस पर्पस को इफेक्ट करते हैं। तो यह स्टैंडर्ड वही कहता है कि उस फैक्टर्स को आप पता लगाइए जो आपके पर्पस को इफेक्ट करता है, उसी को हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आइए दोस्तों, जब हम बात करते हैं फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें 4.1 है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। इस सब क्लाउस में स्टैंडर्ड जो बात करता है वह इशू की बात करता है कि जो भी इशूज आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उसको डिटरमाइन कीजिए, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह का इशूज निकल के आते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। उसी की बात करता है कि उस इशू को आप पता लगाइए और उस पर काम कीजिए। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इशू होते हैं। एक्सटर्नल जो इशू है वह है लीगल, मार्केट, इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे लीगल है कि जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होने जा रहा है, सेटअप है, वहाँ पे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो होता है कुछ सेफ्टी से रिलेटेड, कुछ पोल्यूशन से रिलेटेड, तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। और मार्केट, वहाँ का जो हमारा प्रोडक्ट है उसका मार्केट में क्या वैल्यू है, कंपटीशन कितना, यह देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है वो उसके लिए इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है यह देखना है। कल्चरल है, सोशल है, यह सब होता है एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा भी आप बहुत सारे फाइंड आउट कर सकते हैं, लिस्टअप कर सकते हैं। दूसरा है जो कि है इंटरनल कॉन्टेक्स्ट, उसमें वैल्यूज हैं, इंटरनल कल्चर है, नॉलेज है, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है और इम्प्लाइज है। यह सब है इंटरनल कॉन्टेक्स्ट यानी इंटरनल इशू। इसके अलावा और भी हो सकता है जो आप इसमें लिस्टअप कर सकते हैं। वह स्टैंडर्ड यही कहता है कि यह एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज को आप पता लगाइए। दोस्तों, इसको और हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं एक डाटा से, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि सीरियल नंबर 1 में फैक्टर्स जो हमने बात किया था, फैक्टर्स मार्केट है। इसका इशू क्या हो सकता है? हाई कंपटीशन फॉर सेम स्कोप, यानी कि 2 तरह का अगर ऑर्गेनाइजेशन है और सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है या 2 से अधिक है तो हाई मार्केट कंपटीशन हो सकता है। और किस टाइप का है यह इशू है? यह एक्सटर्नल है। और यह इम्पैक्ट क्या डालेगा? नेगेटिव डालेगा। एक्शन क्या होगा? तो इसका एक्शन यही होगा कि मार्केट में बढ़ने के लिए हमें अच्छे ढंग से रहने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो भी रेटिंग चल रहा है उसका हम फाइंड आउट करेंगे, उसका हम रेटिंग देखेंगे कि कितना हमारा रेटिंग चल रहा है और हम इंक्रीज करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें
इकोनॉमिक है, यानी कि वहाँ पर हमारा क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि बैंक लोन इजीली मिल जाता है, क्रेडिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यह किस टाइप का इशूज़ है, यह एक्सटर्नल है। और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इजीली क्रेडिट हो जा रहा है, तो इसके लिए एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है इम्प्लाई मतलब जो काम करने वाले हैं, यदि वो नॉन स्किल्ड है तो यह इशू हो सकता है। तो इम्प्लाई किस टाइप का इशू पैदा कर सकते हैं, नॉट स्किल्ड, इसके लिए किस टाइप का है, यह इंटरनल है। और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्शन क्या लेंगे, तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उनके लिए, जो हम ट्रेनिंग देंगे, एक प्लान बनाएंगे कि वीकली देंगे और मंथली देंगे, इस टाइप से हम इम्प्लाई को ट्रेनिंग करने का प्लान बना सकते हैं। यह हमारा एक एग्जाम्पल रहा 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट के बारे में। आशा करता हूं कि इसको आपको क्लियर समझ में आ गया होगा इस डाटा से। आइए हम दूसरा सब क्लास स्टार्ट करते हैं, वह है 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। तो दोस्तों, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, सेटअप होता है, तो जब हम काम करने लगते हैं तो उसमें बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरेस्टेड पार्टी कहने का मतलब है कि जैसे सप्लायर है, कस्टमर है, यूनियन है, इम्प्लाई है, यह सब होते हैं इंटरेस्टेड पार्टी। तो यह स्टैंडर्ड वही कहता है कि आप इंटरेस्टेड पार्टी, जो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्टेड पार्टी है, उसको आप डिटरमाइन कीजिए और डिटरमाइन करने के बाद उनका जो भी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन है उसको आप फाइंड आउट कीजिए और उस पर काम कीजिए। यह कहता है 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो इंटरेस्टेड पार्टी है कौन कौन सा हो सकते हैं। जैसे कि जो पोटेंशियल इंटरेस्टेड पार्टी है वह है मैनेजमेंट है, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, स्टाफ हो सकते हैं, वहाँ के वर्कर्स हो सकते हैं, यूनियन हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कस्टमर, सप्लायर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सर्टिफिकेशन बॉडीज, ट्रेनर, ईटीसी। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टी हो सकते हैं। मैंने इतना लिस्टअप किया, आप इसके अलावा भी अपने कंपनी का जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उसको आप लिस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसको हम फिर एक टेबल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा उस टेबल से, जैसे कि पहले हमने समझाया। यह एक टेबल है जिसमें हमने सीरियल नंबर 1 इंटरेस्टेड पार्टी के रूप में लिया है, उसका नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन क्या है वो हमने दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ पर कंट्रोल कैसे करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा और एक्शन टेकन क्या होगा, यह हमने दिखाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 में हमने इंटरेस्टेड पार्टी कस्टमर को लिया है। हमने कस्टमर का इसलिए और सप्लायर की इसलिए हम लेते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर और सप्लायर से हर आदमी अवगत होता है, इसलिए उसको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी लिया है कस्टमर का। आप और भी जितने सारे इंटरेस्टेड पार्टी है आप ले करके उस पर आप टेबल के अनुसार काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इंटरेस्टेड पार्टी हमने कस्टमर दिखाया। एक कस्टमर का नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, वह चाहता है अपने सप्लायर से कि टाइमली डिलीवरी आप कर सकें, कॉस्ट जो प्रोडक्ट का है वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो, क्वालिटी सही दे। यह एक नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन जो है कस्टमर का हो सकता है। इसका हम कंट्रोल कैसे करेंगे, टाइमली डिलीवरी का हम जो डिलीवरी मॉनिटरिंग करेंगे कि हम किस तरह से हम उसको डिलीवरी कर रहे हैं, उसमें कोई गैप है क्या, उसको फुलफिल करेंगे। कॉस्ट की बात है, जो बिजनेस स्ट्रेटजी हम बनाएंगे कि उसमें दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका कॉस्टिंग क्या है, उस तरह से हम बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्वालिटी हम मेंटेन कर सकते हैं क्वालिटी पॉलिसी बना करके, इस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, डिलीवरी मॉनिटरिंग की बात है तो वह जो है मार्केटिंग या डिस्पैच का आप दे सकते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी बात है तो ये टॉप मैनेजमेंट के पास रहता है, और क्वालिटी पॉलिसी है इसका विंडो पर्सन जनरली कीवे हो सकता है। और यहाँ पे एक्शन क्या होगा, तो हम यहाँ पर रिस्क क्या है, यदि हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाई नहीं है तो ये एक हमारा रिस्क है कि लैक ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब हमारा एक्शन क्या होगा कि बाय इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यहाँ भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन का हम पूरा ध्यान रखेंगे, उस पर काम करेंगे, तब जाकर के हमारा कस्टमर जो इंटरेस्टेड जो पार्टी है
वह सेटिस्फाई होगा। दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सप्लायर का, यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल या प्रोसेस कुछ भी सप्लाई करता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज सप्लाई करता है, उसे हम सप्लायर कहते हैं। एक सप्लायर एक ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वह चाहता है कि जो भी उसको ऑर्डर मिले वह क्लियरिटी के साथ मिले, यानी कि सभी चीज़ क्लियर, कोई हाइड न रहे, क्या उसको कब कितना करना है, कब करना है, क्या टर्म कंडीशन है, टोटल वो क्लियरिटी चाहता है। यह एक एक्सपेक्ट करता है सप्लायर अपने कस्टमर से। और दूसरा है टाइमली ऑर्डर, यानी जो भी दे वह टाइमली पहले से शेड्यूल दे दे, जिससे उसको फुलफिल करने में दिक्कत ना हो। यह है नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सप्लायर का। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जो हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं उसमें क्लियरिटी ऑफ ऑर्डर हम दे सकते हैं, और टाइमली ऑर्डर जो है उसका भी शेड्यूल हम परचेज ऑर्डर के साथ सबमिट कर सकते हैं। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा, परचेज इंचार्ज। और यहाँ पे जो रिस्क क्या है, लैक ऑफ सप्लायर इवैल्यूएशन, यानी कि हमारा अगर सप्लायर का इवैल्यूएशन मूल्यांकन जो अगर सही नहीं है तो उसका यह एक रिस्क हो सकता है। इसको हम इसका एक्शन क्या लेंगे, इसका हम एक्शन लेंगे कि प्लान बनाएंगे सप्लायर इवैल्यूएशन करने का। तो दोस्तों यह रहा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा सब क्लाउज 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। आशा करता हूं कि आपको यह सब क्लाउज समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह एक छोटा सा सेशन रहा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आशा करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाज़त चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।